नमस्कार, वेलकम टू रत्न न्यूज। पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसी बड़ी खबर जिसने हलचल मचाई है ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के दुश्मन देशों में भी। वो हैं, पहला, इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट कर रहा है खतरनाक MR-SAM बरक 8 मिसाइल सिस्टम। दूसरा, इंडिया के पहले इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पे एक सुखोई 30 MKI और हरक्यूलिस C-130J ने मॉक इमरजेंसी लैंडिंग की। तकरीबन 20 नेशनल हाईवेज पे बनेंगी ऐसी और लैंडिंग स्ट्रिप्स। तीसरा, इंडिया खरीदने वाला है 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। आप तो जानते ही होंगे कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी एयर फोर्सेस में से एक है इंडियन एयरफोर्स, जिसने हाल ही में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से दुश्मनों की नींद उड़ाई हुई है, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या भारत का 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। फॉरेन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की वायुसेना अपने आप को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं C-295 के बारे में। कहते हैं C-295 अपनी कैटेगरी में अन्य एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है गर्म और हाई एयरफील्ड्स में। और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें भारत में ही एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देंगे ग्रुप कैप्टन MJ विनोद सर। पर उससे पहले हम आपको याद दिला दें, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू एंजॉय आवर कंटेंट। इसमें इस 56 जहाज में 40 जहाज इंडिया में बनाए जाएंगे, वो सराहनीय बात है। और टाटा एडवांस सिस्टम्स बनाएगी और टाटा एडवांस सिस्टम में गया हूँ। और टाटा एडवांस सिस्टम्स यही जहाज नहीं, सिरकॉस्की जो जहाज है C-130 का टेल है, ये जहाज भी बनाता रहा है। ये शायद अपने दर्शकों को पता नहीं है। टाटा एडवांस सिस्टम्स बहुत ही एडवांस्ड है एक तरह से, और कोई इस कार्य में कोई नोविस नहीं है। वो बखूबी अपना काम करना जानता है और बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे अपना एयरफ्रेम और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेशन, लूमिंग, ये सारी चीज़ें कराती हैं। तो टाटा एडवांस सिस्टम को चूज़ किया है, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे बहुत काम का इजाफा होगा। छोटी मोटी जो SMEs कंपनियां होंगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे याद है बहुत समय से, आज नहीं, लगभग एक दशक से एवरो के हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। एक ज़माने में बोइंग की भी बात चली थी कि वो बोइंग वाली एक जहाज रिप्लेस करेगी, लेकिन ले दे करके बात स्टॉल होती रही और एवरो भी अपना समय से ज़्यादा अपना सर्विस देता रहा। आपने देखा भी होगा कि पूरे इंडियन एयरफोर्स बैंड के साथ एक बार हमारा एवरो क्रैश हो गया था, उसका पूरा विंग जल गया था। और एवरो अपना कोई भी दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो एवरो जो जहाज है वो उड़ा रहा है सिवाय हमारे। तो ये 5 से 10 टन वाली जहाज की हमें सख्त जरूरत थी। C-295 78 देशों में उड़ाई जा रही है और इसमें है लॉन्गेस्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड कैबिन, जिसकी लंबाई है तकरीबन 13 मीटर। इसकी शॉर्ट टेक ऑफ कैपेबिलिटी इसे 670 मीटर की सॉफ्ट या अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप पर लैंड करने की क्षमता देती है। ये डील तकरीबन $3 बिलियन की मानी जा रही है। 56 C-295 में से 16 यूनिट्स फ्लाईवे कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के 2 साल के भीतर ही भारत को मिल जाएंगी और बाकी 40 एयरक्राफ्ट को भारत में अगले 10 साल में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये एक एवरो का रिप्लेसमेंट के तौर पे आ जरूर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि AN-32 जो जहाज है वो भी अपने आखिरी पड़ाव पर है। अपग्रेड हुआ है वो, लेकिन एयरफ्रेम लाइफ उसका खत्म सा हो चला है। और ये C-295 जो 5 से 10 टन की कैपेबिलिटी और टेल रैंप के कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, जब जो पैराशूट जो रेजिमेंट है, पैराट्रूपर्स हैं, इनको भी हम इसमें से डिप्लॉय कर सकते हैं। इन सब खूबियों के साथ जब आ रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये 56 का जो हमारा ऑर्डर है बढ़ करके 200-250 के करीब पहुंच जाए और एक ही तरह का जहाज रहे हमारे पास, जो AN-32 का भी रिप्लेसमेंट हो, एवरो का भी रिप्लेसमेंट हो
और अगले 20 से 30 साल इंडियन एयरफोर्स का सेवा करते रहे और अपग्रेड भी होता रहे। सो इस मामले में अगर इस लहजे से देखा जाए तो C295 से अच्छा कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। और एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये C295 की बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और सारे वेरिएंट्स हमें आगे जाकर के ज़रूरत है। तो एक बेसिक एयरफ्रेम के ऊपर हम बहुत सारे वेरिएंट्स बना सकते हैं, गनशिप बना सकते हैं और 71 ट्रांसपोर्ट ट्रूप के साथ 71 ट्रूप्स या 48 पैराट्रूपर्स या 27 स्ट्रेचर के साथ एक हॉस्पिटल शिप भी बन सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज अनगिनत है। सिग्नल इंटेलिजेंस के नाम पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी बना सकते हैं। इसके ऊपर एक अर्ली वार्निंग रडार लगा के इसको AWNC जो एवैक्स के नीचे काम करे, ऐसा भी एक हम इसको बना सकते हैं। सो C-130 के जैसे ही C-295 जो यूरोपियन वर्जन है वो एक बहुत ही वर्सटाइल जहाज है और इसमें हम एल्बिट के सिस्टम लगाएंगे। मिल 1553 बस होगी, इसका मतलब हम अपना पेलोड्स इसमें लगा पाएंगे, आगे जाकर के इसको हम अपग्रेड कर पाएंगे। सो मैं बहुत खुश हूँ इस डील से। दूसरी बड़ी खबर थी MRSAM बारक 8 मिसाइल सिस्टम के बारे में जो इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करने जा रही है। ये सिस्टम 360 डिग्री डिफेंस देती है, एयरबोर्न थ्रेट्स के खिलाफ और मल्टीपल टारगेट एंगेज कर सकती है हर मौसम में। अगर MRSAM की बात करें तो भारत का जो नया MRSAM है बाराक 8, ये इजरायलियों के साथ मिलकर के हम बना रहे हैं। इस MRSAM का मोटर जो है वो इंडिजिनसली बनेगा, जो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कोई भी मिसाइल का देखिए लाइफ बहुत कम होता है, 8 या 10 साल, उसके बाद उसका मोटर बदलना पड़ता है और अधिकांश ऐसे होता है कि ये मोटर के चक्कर में पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो हम मोटर बना रहे हैं, इसका मतलब जब भी इसकी मिड लाइफ अपग्रेड होगी या मोटर चेंज करने की ज़रूरत होगी तब इस मिसाइल की मोटर हम DRDO में खुद ही चेंज करेंगे। और आपने देखा भी होगा जैसलमेर में जो DRDO के चीफ हैं उन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन अपने रक्षा मंत्री को दिया भी था। और 70 किलोमीटर के रेंज पे ये बहुत अच्छे से काम करेगा और आप इसको बाकी मिसाइल्स के साथ देकर एक फैमिली ऑफ मिसाइल्स की तरह देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये 70 किलोमीटर का रेंज जो वॉइड था वो पूरा हुआ बाराक के साथ। ये एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस या एयर डिफेंस जिसको कहते हैं, इसको इसके कंप्लीटनेस से देखना चाहिए हमें। जो लॉन्ग रेंज में S-400 आने वाला है, 400 किलोमीटर दूरी तक मार गिराएगा और 70 किलोमीटर के आसपास हमारा बाराक 8 मिसाइल रहेगा जो ऑलरेडी नेवी के शिप्स में लग चुका है। बाराक 8 ऑलरेडी नेवी के शिप में है और बाकी रह गया शॉर्ट रेंज। अभी फिलहाल हमारे पास ओसा मिसाइल्स हैं और अपने इंडिजिनस मिसाइल्स हैं। तो इन सब मिसाइल्स के साथ हमारा एक सरफेस टू एयर मिसाइल की जो प्रणाली है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा एक एयर डिफेंस जो है एकदम तगड़ा हो जाएगा। तीसरी बड़ी खबर थी कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने प्लेन्स को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पे उतारा जो है बरमार राजस्थान में। आइए सर से पूछें कि ये क्यों जरूरी था। इंडियन एयरफोर्स का हवाई जहाजों को रनवे पे के बजाय रोड पे उतारना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हम देखे हैं कि लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे 2 बार लैंडिंग हो चुका है। दूसरी बार तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उसको नेतृत्व कर पाया। उस दौरान हमने फाइटर जहाज भी उतारा था, मिराज 2000, जैगुआर, सुखोई और एक C-130 उतार के उसमें से गरुड़ भी निकाला था। तो ये जो कार्रवाई जो है उस समय जो नितिन गडकरी जी हैं उनके साथ जब बैठक में उन्होंने पूरा प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई जाएगी और बाड़मेर में जो अभी हमने किया है वो उसी का एक नतीजा है। जैसे कि आप जानते हैं एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है, मेन ऑपरेशंस जो है वो तो रनवे से ही होगा, लेकिन लड़ाई के दौरान क्या होता है एक काउंटर एयर ऑपरेशंस कहते हैं। इस काउंटर एयर ऑपरेशंस के तहत ये रनवे को दुश्मन देश जो है आकर के बॉम्बिंग करके चला जाता है। तो 3-4 घंटे के लिए जो है रनवे अनयूजेबल रहता है
सो उस दौरान जो हवाई जहाज हवा में ऑलरेडी हैं उनको उतारने के लिए ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई हैं और ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को ऑपरेशनल करने में हमें बिल्कुल ही वक्त नहीं लगेगा। कहीं कहीं इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स में सामान्य यातायात भी चलता रहेगा, जहां एक फीडर रोड के तहत ट्रैफिक को दोनों तरफ हम डाइवर्ट कर देते हैं और लैंडिंग स्ट्रिप का काम भी चलता रहता है। पिछले साल ये भी खबर आई थी कि कश्मीर में भी ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं। ये स्ट्रिप्स पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ होने वाले युद्ध में काम आ सकते हैं या नेचुरल कैलामिटी जैसे बाढ़ या कोई और इमरजेंसी वजह के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये स्ट्रेच तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा है। पूरे भारत में ऐसे 20 लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाएंगे और एक ऐसे एक्स्ट्रा स्ट्रिप बनाने के लिए तकरीबन 10 से 12 करोड़ ज़्यादा खर्च होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइटर जेट्स साधारण रोड पर नहीं उतर सकते। हमें सर ने बताया कि ऐसे रोड्स की अलग LCN यानी लोड क्लासिफिकेशन नंबर या PCN पेमेंट क्लासिफिकेशन नंबर होता है। ये हवाई जहाज के वेट और उस पर लगे हुए टायर्स के हिसाब से बदल सकता है। अन्य देश की बात करें जहां पे ये जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप हो या फिर रनवे से ही पूरा ऑपरेशन हो, स्वीडन हमेशा आगे रहा है। यूके ने भी ये काम किया है जब इनके पास जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने वाली जो फाइटर जहाज हुआ करती थी एक जमाने में, हाइलियर वगैरह, सो उससे ये लोग ये काम करते हैं। पाकिस्तान भी करता है, पाकिस्तान भी रोड को इस्तेमाल करता है और इंडिया तो करता ही है। जहाँ तक मेरा जानकारी है, USSR भी रोड से एक ज़माने में ऑपरेट किया करता था, पूरा फुल फ्लेजेड ऑपरेशंस रोड से किया करते थे। रशिया के बनने के बाद रोड ऑपरेशंस का इंफॉर्मेशन बहुत कम है, ना के बराबर है। ये सब देश करते हैं। USA रोड ऑपरेशंस करते हुए देखा नहीं गया है क्योंकि उनका जो इंटरनल सिक्योरिटी इतना ज़रूरत नहीं है कि रोड ऑपरेशंस करें, क्योंकि नॉर्थ में और साउथ में दोनों ही उनके मित्र देश हैं, हमारे तरह नहीं। As always, thanks to MJ sir for explaining everything and simplifying it for us. अगर आपको हमारा शो अच्छा लगे, do not forget to subscribe to our channel and like and share this video.